कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या तो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है या फिर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल हैं या इंक्लाइंड हैं। अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल हैं, जैसे यहाँ एक ये वाली रे अंदर जा रही है, तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल हैं, जबकि इस वाली रे के लिए ये दोनों सरफेसेज, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल नहीं है। यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज का मतलब ये हुआ रे जिस सरफेस से रे इंटर कर रही है और जिस सरफेस से रे उसके बाहर जा रही है उसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज कह सकते हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल हैं, जैसा कि यहाँ पर है, इस रे के लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इस रे के लिए ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा और सेम ऑब्जेक्ट इस रे के लिए प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल नहीं है यानी इंक्लाइंड हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है बच्चों कि ग्लास स्लैब किसी रे को केवल लैटरल शिफ्ट करता है, लैटरली शिफ्ट कर देता है। ग्लास स्लैब किसी रे को डेविएट नहीं करता है, यानी इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही होती है इमर्जेंट रे भी उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। डायरेक्शन का चेंज नहीं होता है। जबकि जब कोई रे किसी प्रिज्म को क्रॉस करती है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कुछ और है जबकि इमर्जेंट रे का डायरेक्शन कुछ और है, यानी कि दोनों के बीच डेविएशन होता है। इमर्जेंट रे डेविएट होते हुए निकलती है। लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ग्लास स्लैब एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वैसे ही लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। बच्चों यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस है, देख रहे हो कि यहाँ जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं हमने टेंजेंट ड्रा करके दिखाया हुआ है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल नहीं है, यहाँ इंक्लाइंड हो रही हैं, तो इसके अंदर जाने वाली रे डेविएट होकर के जा रही है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं यहाँ बच्चों कि ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल है, तो रे बिना डेविएट हुए निकल जा रही है। और ऐसे जो लेंस के अंदर उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पर भी ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस रे के लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल हैं, तो रे बिना डेविएट हुए निकल जा रही है। और इस रे के लिए भी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रा करके दिखाया हुआ है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल हैं और इसलिए रे बिना डेविएट हुए निकल जा रही है। बच्चों, मेरा नाम SM त्रिपाठी है, ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं प्रिज्म। आज का टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आज बहुत सारी बातें बतानी है। प्रिज्म वैसे तो मैथमेटिक्स में यानी ज्योमेट्री में प्रिज्म एक डिफाइंड टर्म है, या ग्लास स्लैब एक डिफाइंड टर्म हो सकता है, स्लैब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक डिफाइंड टर्म हो सकता है। लेकिन हम ऑप्टिक्स में उन सभी ऑब्जेक्ट्स को, उन सभी ट्रांसपेरेंट किसी प्रिज्म या ग्लास स्लैब, हम कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या तो हम प्रिज्म कहेंगे या फिर ग्लास स्लैब कहेंगे। अगर ये डिपेंड इसी बात पर करेगा कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज पैरेलल है या इंक्लाइंड है, यानी इंसिडेंट रे जब उसको पास हो रही है, जब रे उसको क्रॉस कर रही है तो डेविएट हो रही है या केवल थोड़ी सी शिफ्ट हो जा रही है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में बताते हैं। प्रिज्म का आइडियल डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं। ये प्रिज्म का एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है और ये दोनों प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं। तो बच्चों, प्रिज्म के बारे में सबसे पहला फैक्ट कि अगर कोई रे इस सरफेस पर, इसको हम AB सरफेस कह सकते हैं, अगर कोई रे AB सरफेस पर I1 एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और दूसरे सरफेस यानी AC सरफेस से I2 एंगल पे इमर्ज हो रही है, तो फिर अगर हम इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके हम प्रिज्म के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट ये डिराइव कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर इसको हम टर्न कर दें, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है
कि अगर किसी भी रे को हम 180 डिग्री पे टर्न कर दें तो रे का पाथ इनिशियल पाथ की ही तरह होता है, यानी रे ऐसे जाते समय फिर ऐसे निकल जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करते हैं तो हम ये पाएंगे बच्चों कि अगर 60 डिग्री पे मान लो I1 इज इक्वल टू 60 डिग्री होने पर I2 इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके हम ये समझा सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर से बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होने पर एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कितने एंगल पर रे निकल रही है, एंगल ऑफ इमरजेंस अगर 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होने पर एंगल ऑफ इमरजेंस अगर 45 डिग्री है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री रखते हैं, जैसा कि ये इसको हमने टर्न कर दिया, तो ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए बाहर निकल जाएगी। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री होगा। दिस मे बी प्रूव्ड बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें ये बताती है कि अगर किसी रे को 180 डिग्री पे टर्न कर दिया जाए तो रे अपने इनिशियल पाथ से होकर के जाती है। वही यहां पे अप्लाई किया गया है कि 60 डिग्री पे इंटर करने पे 45 डिग्री पे इमर्ज हो रही है, तो अगर हम 45 डिग्री पे इसे इंटर करा रहे हैं तो 60 डिग्री पे इमर्ज होगी। यानी I1 और I2 को हम कॉन्जुगेट पेयर्स भी कह सकते हैं। यानी इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन if angle of incidence is 45 degree then angle of emergence must be 60 degree। ये प्रिज्म के बारे में पहला फैक्ट था जो कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके ये हम समझ सकते हैं। प्रिज्म के बारे में दूसरा फैक्ट ये है बच्चों कि इन दोनों एंगल्स का सम R1 और R2, यानी हम बता दें बच्चों ये R1 क्या है और R2 क्या है। यहां पर एक मिनट, यहां पर I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 एंगल ऑफ इमरजेंस है। यहां इस सरफेस AB पर दिस इज वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म, तो सरफेस AB पर रे इज एंटरिंग एट एंगल I1 एंड लीविंग दिस सरफेस एट एंगल R1। तो ये प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो बच्चों प्रिज्म के बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि R1 प्लस R2 इन दोनों एंगल्स का सम, बच्चों ध्यान से सुनना कि इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा R1 प्लस R2 हमेशा इस एंगल के बराबर होता है और इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ये सब हम इसे कहते हैं। तो R1 प्लस R2, दूसरा फैक्ट बच्चों प्रिज्म के लिए दूसरा फैक्ट ये है कि R1 प्लस R2 यानी इन दोनों एंगल्स का सम A के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। इसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसा कि देख रहे हो बच्चों, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये और फिर बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल AEDF में ध्यान से देखो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल AEDF में अगर देखोगे ध्यान से तो इन दोनों एंगल्स का सम एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल E दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। देयरफॉर द सम ऑफ अदर टू एंगल्स यानी A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। फिर बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ये तो क्वाड्रिलेटरल AEDF में हो गया कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम ये भी देख सकते हैं बच्चों
इन ट्रायंगल EFD, ध्यान से देखना बच्चों, इन ट्रायंगल EFD R1 प्लस R2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें बच्चों, इन दोनों एंगल्स को अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो वी कैन से दैट R1 प्लस R2 प्लस D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D, यानी कि ये D कर गया और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। अब हम ये हटा देते हैं, ये एंगल का साइन यहां से हटा देते हैं, इसको हम A से एक्सप्रेस करते हैं और इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। यानी कि प्रिज्म के बारे में बच्चों दूसरा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं केवल इसी फैक्ट पर कि R1 प्लस R2 इज ऑलवेज इक्वल टू A। ध्यान से सुन लो बच्चों कि R1 प्लस R2 इज ऑलवेज इक्वल टू A, यानी कि जो इंटीरियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंसेज हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम, इन दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। इससे बच्चों हम एक बहुत इंटरेस्टेड फैक्ट डिराइव कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों नोइंग दिस फैक्ट दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, हम नो इमरजेंस का कंडीशन डिराइव कर सकते हैं कि वो क्या कंडीशन है, जब ये वाली रे इस पार नहीं, प्रिज्म पे इंसिडेंट तो होगी लेकिन रिफ्रैक्ट नहीं होगी, उस पार नहीं, प्रिज्म को क्रॉस नहीं करेगी, इमर्ज नहीं होगी, प्रिज्म से बाहर निकल कर नहीं जाएगी। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कि किस कंडीशन में ये वाली रे किस कंडीशन में उस पार नहीं जाएगी। बच्चों क्रिटिकल एंगल के बारे में तुम लोग जानते होंगे कि अगर डेंसर मीडियम में, जैसा कि ये ग्लास का प्रिज्म है, ग्लास मेड प्रिज्म है, तो अगर ये R2 एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, अगर ये R2 एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में वो एंगल है कि जिस पर रिफ्रैक्टेड रे, अगर इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है तो रे उस पार नहीं जाती है और इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बच्चों अगर R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, इफ R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, देन अब ये वाली रे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उस पार नहीं जाएगी। बच्चों ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उस पार नहीं जाएगी, और इसके लिए क्या होना पड़ेगा, R2 को थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा, R2 को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा, R2 ग्रेटर देन थीटा सी। चाहे अगर R2 थीटा सी से बड़ा है, बच्चों ध्यान से सुनना कि अगर R2 थीटा सी से बड़ा है तो व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, I1 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, रे चाहे हम कितना भी ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करा लें रे को, रे यहां से उस पार नहीं जाएगी। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर R2 ग्रेटर देन थीटा सी हो जाता है तो अब ये रे उस पार नहीं जा सकती है। तो चाहे हम I1 की कोई भी वैल्यू क्यों ना पुट कर लें, I1 की कोई भी वैल्यू क्यों ना रख लें, रे उस पार नहीं जाएगी अगर R2 ग्रेटर देन थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो अब I1 को हम कब तक बढ़ा सकते हैं, कहां तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम कम एंगल पे इंसिडेंट करा रहे हैं और रे आगे नहीं निकल रही है तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कब तक बढ़ा सकते हैं, तो I1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो हमने I1 को मैक्सिमम कर दिया बच्चों, I1 को जितना पॉसिबल था उतना हमने मैक्सिमम कर दिया। अब 90 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब 90 से ज्यादा कर देंगे तो रे किसी और डायरेक्शन से जाने लगेगी। इसलिए किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होती है, जो कि हमने मैक्सिमम कर दिया I1 मैक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब जब बच्चों इसको हमने 90 डिग्री कर दिया, यानी कि रे को हम ए बी लाइन के अलोंग इंसिडेंट करा रहे हैं। रे इज इंसिडेंट अलोंग ए बी, रे इज इंसिडेंसिंग अलोंग ए बी, रे इज इंसिडेंसिंग अलोंग ए बी। बच्चों ऐसा डायग्राम तब बनता है जब डेंसर मीडियम में रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। तब रे इस इंटरफेस को टच करते हुए आगे निकलती है। इसी पे हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमने अप्लाई कर दिया। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी होने पर अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री रखते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा सी हो जाएगा, जो कि यहां पर हुआ है। यहां पर I1 की वैल्यू 90 डिग्री हुई है। बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर I1 की वैल्यू 90 डिग्री हुई है। I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन R1 विल बी इक्वल टू थीटा सी। अब बच्चों हम I1 को बढ़ाते जाएंगे तो कब तक बढ़ा सकते हैं? जब तक ये 90 डिग्री ना हो जाए। जब हम इसको 90 डिग्री कर देंगे तो R1 थीटा सी के यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। इसके लिए बच्चों क्रिटिकल एंगल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हमारे पिछले वीडियो में लेक्चर 3 के दूसरा या तीसरा पार्ट है, उसमें हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में बताया हुआ है। सॉरी, शायद लेक्चर 4 में है, आप लोगों को देख लेना होगा। तो बच्चों हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैक्सिमम रखा है, तो R1 विल बी इक्वल टू थीटा सी, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। और ऐसा होने पर बच्चों यहां जैसा कि देख रहे हो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और R1 इज इक्वल टू थीटा सी हो गया है, और R2 इज इक्वल टू प्लस R2 इज इक्वल टू A। और फॉर नो इमरजेंस R2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। जब ये R2 थीटा सी से ग्रेटर होगा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रे उस पार नहीं जाएगी। तो R2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो बच्चों जरा इस इक्वेशन में देखना, थीटा सी और R2 का सम एंगल A के बराबर है। थीटा सी और R2 का सम एंगल A के बराबर है। अब अगर एक बार फिर से बच्चों हम बता रहे हैं, ये यहां पे R1 इज इक्वल टू थीटा सी और R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, यही कंडीशन है, तभी रे उस पार नहीं जाएगी। तो वी कैन से दैट, दोनों को ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर दें, तो वी कैन से दैट R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी प्लस थीटा सी। बच्चों हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया, तो R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ये हमें रिजल्ट मिल रहा है कि R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी, यानी R1 प्लस R2 कितना होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी, A इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। तो बच्चों एक तो हमें यही मिल गया कि अगर ये एंगल यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल के डबल से बड़ा है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल के डबल से ज्यादा है, तो रे इस पार नहीं जाएगी। हम कितने भी एंगल पर इंसिडेंस क्यों ना करा लें, हम कितने भी एंगल पे इंसिडेंट करा लें रे को, इधर से रे उस पार नहीं जाएगी अगर ये एंगल 2 थीटा सी से बड़ी है तो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे एयर ग्लास इंटरफेस के लिए
थीटा सी की वैल्यू होती है 42 डिग्री। एयर ग्लास इंटरफेस के लिए थीटा सी की वैल्यू होती है 42 डिग्री। अब अगर एक ऐसा प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा से यानी इसके डबल से, यानी कि ये 85 डिग्री है, यानी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, जो 2 थीटा सी आएगा 84 डिग्री। तो बच्चों अगर देखना ये वाला हिस्सा दिख रहा है, अगर एंगल अगर ये एंगल 85 डिग्री के बराबर है तो हम इस सरफेस पे कितने भी एंगल पर रे को इंसिडेंट करा लें, मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री भी कर ले बच्चों, तो ये रे उस पार नहीं जाएगी और इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रे उस पार नहीं जाएगी। इसको बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं और म्यू के टर्म में समझने का प्रयास करते हैं कि कब कोई रे प्रिज्म के उस पार नहीं जाएगी। म्यू के टर्म में समझने का प्रयास करते हैं। ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी या ए बाई 2 इज ग्रेटर देन थीटा सी। बच्चों हमने इसको नीचे ला दिया, ए बाई 2 लिख दिया, और साइन ए बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। तो 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा सी इज लेस देन साइन ए बाई 2। हमने उल्टा लिख दिया क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, हमने वही लिख दिया, साइन थीटा सी इज लेस देन साइन ए बाई 2, या 1 अपॉन साइन थीटा सी, 1 अपॉन साइन थीटा सी इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन ए बाई 2। जब रेसिप्रोकल कर दिया हमने बच्चों, जैसे 3 इज लेस देन 2 तो 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2 तो 1 अपॉन 3 विल बी लेस देन 1 अपॉन 2। रेसिप्रोकल करने पे ये उलट जाता है बच्चों, इधर आ जाता है। तो 1 अपॉन, जो लोग क्रिटिकल एंगल जानते होंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन जानते होंगे, वो इस रिलेशन का मतलब समझते होंगे। 1 अपॉन थीटा सी की वैल्यू होती है म्यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन ए बाई 2 यानी कोसेक ए बाई 2। तो बच्चों दिस इज द कंडीशन। हम दो तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी प्रिज्म का वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक ए बाई 2 से ज्यादा है, कोसेक ए बाई 2 से ज्यादा है, तो रे उस पार नहीं जाएगी, उस प्रिज्म से बाहर इमर्ज नहीं होगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। तो बच्चों हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं जानना है। अभी हमने केवल एक फैक्ट बताया है तुमको कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। इतने से ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, IIT नीट में भी इस पे डिपेंड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, एक एग्जांपल जैसे हम देंगे कि अगर ग्लास एयर इंटरफेस के लिए थीटा सी की वैल्यू, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए अभी हमने बताया था, अभी हमने चर्चा किया था पीछे कि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए थीटा सी की वैल्यू 42 डिग्री होती है। अब अगर हम वाटर ग्लास इंटरफेस को देखें तो बच्चों वाटर और ग्लास इंटरफेस का थीटा सी और ज्यादा हो जाता है और वो 57 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो बच्चों अगर हम किसी प्रिज्म को वाटर में डिप कर दें तो ये एंगल और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री के आसपास हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम 60 यानी कि जो प्रिज्म 85 डिग्री वाला प्रिज्म, अभी जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था, 85 डिग्री वाले प्रिज्म से अगर रे इंसिडेंट रे अगर बाहर इमर्ज नहीं हो रही है तो अगर उसको वाटर में डाल दें बच्चों तो बाहर इमर्ज होने लगेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, केवल हम इस फैक्ट से कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A ये दिखा सकते हैं कि नो इमरजेंस का कंडीशन हम बता सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा सी से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल के डबल से बड़ा है,
तो उस पार नहीं जाएगी, या अगर किसी प्रिज्म का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक a/2 से बड़ा है तो उस पार रे नहीं जाएगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी इंतजार करो अगले वीडियो का। ये प्रिज्म पार्ट 1 था, छोटा वीडियो है क्योंकि बहुत हमारे कुछ खास बच्चे हैं जो बहुत लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन बच्चों हम बता दे रहे हैं, अगर तुमको नॉलेज लेना है, अगर तुमको अच्छा नॉलेज लेना है तो लंबे वीडियो से या लंबी क्लासेस से कभी मत घबराना। लंबी क्लासेस में ही फैक्ट्स असल से एनालाइज होते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अपने और भी दोस्तों से सब्सक्राइब करा देना। थैंक यू बच्चों।